हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो हमारी यूपी बोर्ड की अनसोल्ड सीरीज चल रही है उसमें हम 2020 के क्वेश्चन पेपरों को हल करा रहे हैं। और ये हमारा सेट चल रहा है 2020 का फिजिक्स का सेट 346 XS। और इससे पहले के 10 लेक्चर हम करा चुके हैं और ये हमारा अनसोल्ड पेपर का 11वां लेक्चर है। ठीक है, और इसमें हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू, क्योंकि इससे पहले के जो क्वेश्चन 5 हैं वे सभी पार्ट सहित मैं हल करा चुका हूं। उन सभी वीडियोस के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उनको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों ये 5 नंबर का आएगा। इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन आता है कि चाहे तो ये कर दो, या अथवा में इसी में ही एक क्वेश्चन और जुड़ा रहेगा, आप उसको भी चूज कर सकते हैं। जोन सा आपको आसान लगे आप उसको हल करें। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है। दो पोलराइड ए और बी, दो पोलराइड है ए और बी, और कैसे रखे हैं, परस्पर लंबवत रखे हैं। इनके बीच एक तीसरा पोलराइड किस प्रकार रखें कि बी से निर्गत तीव्रता ए पर आपतित तीव्रता की 1/32 हो जाए। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो तो न्यूमेरिकल पोर्शन है, और जो पहला पार्ट है वो थ्योरेटिकल है। प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है। तो देखिए पोलराइजेशन ऑफ लाइट, प्रकाश का ध्रुवण, इसको मैं अभी आपको समझा दूंगा, याद भी करा दूंगा। पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होती है, प्रकाश का ध्रुवण। हम देखते हैं जब हम किसी साधारण प्रकाश को हम बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश। ठीक है, ये साधारण प्रकाश हो गया, इसको हम बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश। इसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन सभी दिशाओं में होते हैं। वह प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर, इन्हें वैद्युत वेक्टर बोलते हैं। ये जो एरो के साइन लगे हैं इनको बोलते हैं वैद्युत वेक्टर फिजिक्स की लैंग्वेज में। तो ऐसा प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में हो। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में, मतलब तरंग जैसे सपोज कीजिए ऐसे चल रही है, तो इसके लंबवत तल में सभी दिशाओं में अगर वैद्युत वेक्टर कंपन कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे अध्रुवित प्रकाश या साधारण प्रकाश। जब यह अध्रुवित प्रकाश टूरमैलीन नामक क्रिस्टल पर गिरता है, ये टूरमैलीन क्रिस्टल है। ठीक है, जब यह अध्रुवित प्रकाश टूरमैलीन क्रिस्टल पर गिरता है तो बच्चों टूरमैलीन क्रिस्टल की विशेषता ये होती है कि ये इसे बोल दिया हमने टूरमैलीन क्रिस्टल है बच्चों। ये टूरमैलीन क्रिस्टल डायमंड की तरह का अपर रूपी है ना, टूरमैलीन क्रिस्टल। इसमें जो अणु होते हैं एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। क्रिस्टल क्या है, जिसमें वह ठोस पदार्थ जिसके अणु एक नियमित क्रम में व्यवस्थित हों उसे क्रिस्टल बोलते हैं। तो ये कौन सा क्रिस्टल लिया बच्चों हमने, टूरमैलीन क्रिस्टल। जब इस पर अध्रुवित प्रकाश डालते हैं, टूरमैलीन क्रिस्टल पर यह अध्रुवित प्रकाश डालते हैं, तो ये क्रिस्टल केवल उन वैद्युत वेक्टरों को बाहर निकालने देगा जो इसकी ध्रुवण दिशा के समांतर होंगे। ठीक है, ये जो टूरमैलीन क्रिस्टल है इस अध्रुवित प्रकाश के केवल उन कंपनों का अपने अंदर से बाहर निकलने देगा जो इसकी ध्रुवण दिशा के समानांतर आएंगे। ठीक है, ये इसकी ध्रुवण दिशा है। देखिए ये जो लाइन खींची है मैंने, ये इस टूरमैलीन क्रिस्टल की ध्रुवण दिशा है। अब जब अध्रुवित प्रकाश इस पर गिरेगा तो ये टूरमैलीन क्रिस्टल इस अध्रुवित प्रकाश के केवल उन कंपनों को अपने अंदर से बाहर निकलने देगा जो इसकी ध्रुवण दिशा के समांतर आएंगे। अर्थात जो ऐसे आएंगे वे तो निकलो भैया, उन्हें तो ग्रीन सिग्नल, लो जी ये बाहर निकल गए। और सब जो तिरछे मिर्छे आएंगे, जो इसके परपेंडिकुलर आएंगे, उन सबको यो रोक देगा। तो अर्थात टूरमैलीन क्रिस्टल ने केवल उन कंपनों को बाहर निकलने दिया जो इसकी ध्रुवण दिशा के समांतर हैं। ये इसकी ध्रुवण दिशा है। ठीक है, अगर आप ऐसे बनाओगे ध्रुवण दिशा तो ऐसे बना लो, फिर ये ऐसों को बाहर निकलने देगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसने केवल प्रकाश को केवल एक दिशा में बाहर निकलने दिया, और ये जो प्रकाश उत्पन्न हुआ, जो इस टाइप के कंपन जो हमें प्राप्त हुए, इनको बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। क्या बोलते हैं बच्चों, समतल ध्रुवित प्रकाश। इसमें क्या अंतर है। अध्रुवित प्रकाश में कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में होते हैं, और इसमें केवल एक दिशा में होते हैं। तो अर्थात टूरमैलीन क्रिस्टल ने क्या कर दिया, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल दिया। अध्रुवित को ध्रुवित में बदलने की यह क्रिया ही क्या कहलाती है, प्रकाश का ध्रुवण।
यही क्या है बच्चों, प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो मैं अपेक्षा करता हूं ये थ्योरी आपके याद हो गई होगी। क्या लिखोगे आप, जब अध्रुवित प्रकाश को टूरमैलिन क्रिस्टल पर डाला जाता है तो क्रिस्टल केवल प्रकाश के उन कंपनों को ही बाहर निकलने देता है जो इसकी ध्रुवण दिशा के समांतर होते हैं, अन्य कंपन क्रिस्टल द्वारा रोक दिए जाते हैं। इस प्रकार निर्गत प्रकाश में केवल एक ही दिशा में कंपन होते हैं, अर्थात टूरमैलिन प्रकाश अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल देता है। यह क्रिया प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। तो इस चित्र से आप थ्योरी को अपने आप बनाकर लिख सकते हैं, और अपने आप ही बनाकर लिखनी भी चाहिए। ऐसी थ्योरी जो आप अपने आप बनाते हो चित्र से या सूत्रों की सहायता से, वो कभी नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। दो पोलेराइड ए और बी परस्पर लंबवत रखे हैं, दो पोलेराइड हैं ए और बी परस्पर लंबवत रखे हैं। बेटा डायग्राम से करेंगे हम इसको। देखिए सपोज करो एक पोलेराइड और ये दूसरा पोलेराइड। अब ये क्या कह रहा है, परस्पर लंबवत रखे हैं, मतलब इनकी जो ध्रुवण दिशाएं हैं, सपोज कीजिए ए में इस टाइप से हो गई, ये ए की ध्रुवण दिशा ये हो गई, ठीक है बेटे, और ये बी की है, बी को थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं, ये बी हो गया, ठीक है, ये बी की ध्रुवण दिशा ये हो गई, ठीक है। ये जो एरो का साइन है ध्रुवण दिशा बता रहा है। ए की ध्रुवण दिशा वर्टिकल, ठीक है, ऊर्ध्वाधर, बी की ध्रुवण दिशा हॉरिजॉन्टल, है ना, क्षैतिज। तो इनने कहा है ए और बी परस्पर लंबवत रखे हैं, ये लंबवत रखे हैं, लंबवत मतलब क्रोसित स्थिति बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्रोसित स्थिति। ऐसे ए की ध्रुवण दिशा बी की ध्रुवण दिशा, तो ये क्या कर रही है एक दूसरे को क्रोसित, तो क्रोसित स्थिति बोला जाता है इसको। यहां पर लंबवत की जगह क्रोसित वर्ड भी आ सकता है। इनके बीच एक तीसरा पोलेराइड किस प्रकार रखें। अब इनके बीच में कोई तीसरा पोलेराइड रखना है, और वो कह रहा कैसे रखें, हमारी मर्जी है ना, बस ये कहा कैसे रखें, किस प्रकार रखें कि बी से निर्गत, इससे निर्गत तीव्रता ए पर आपतित तीव्रता से कितनी हो, 1/32 हो जाए। तो मान लो हमने बीच में एक तीसरा पोलेराइड ये रख दिया भाई, लो जी ये रख दिया तीसरा पोलेराइड, और इसका नाम हमने मान लिया सी, ठीक है। अब आप देख रहे हैं तीन पोलेराइड हो चुके हैं, ए बी और ये सी, ये बच्चों सी की ध्रुवण दिशा ये हो गई, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं ए की ध्रुवण दिशा, बी की ध्रुवण दिशा, और ये हमने मान ली सी की ध्रुवण दिशा, ठीक है, समझ में आ गया भाई। ए की ध्रुवण दिशा, बी की ध्रुवण दिशा और ये सी की ध्रुवण दिशा, ठीक है। इनके बीच एक तीसरा पोलेराइड ये रख दिया हमने। किस प्रकार रखें, मतलब कितने एंगल पर रखें कि बी से निर्गत, मतलब बी से बाहर निकलने वाली तीव्रता, ए पर आपतित अध्रुवित प्रकाश, ए पर अध्रुवित प्रकाश डालो भाई, लो जी लो, ये डाल दिया, ये डाल दिया भाई ए पर अध्रुवित प्रकाश कि बी से निर्गत तीव्रता ए पर आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता से, मान लीजिए ये पे अध्रुवित प्रकाश गिरा और इसकी तीव्रता है I0, कितनी है बच्चों, I0 से कितनी हो जाए, 1/32 हो जाए, अर्थात जो इससे निकले तीव्रता वो इस पर आपतित तीव्रता की 1 कितनी हो, 32। इट मीन्स बी से निर्गत मतलब IB बराबर होनी चाहिए इसकी I0 की कितनी, 1/32 होनी चाहिए, ठीक है। इससे निर्गत तीव्रता इस पर आपतित तीव्रता की 1/32 होनी चाहिए। ये सवाल में कहा है कि सी को कैसे रखें, इसकी सी की ध्रुवण दिशा को कैसे रखें कि बी से निर्गत तीव्रता, इससे निकलने वाली तीव्रता ए पर आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता की 1/32 हो, ठीक है। तो अर्थात बी से निर्गत तीव्रता ए पर आपतित तीव्रता, ए पर आपतित तीव्रता की हमने क्या मान ली, I0 मान ली, इसकी कितनी हो, 1/32 हो। तो IB बराबर I0/32 होनी चाहिए। उसके लिए सी को इसको कैसे रखें, तो मान लो सी को ए से थीटा कोण पर रखें। हमने क्या मान लिया, सी को ए से कितने कोण पर रखा, थीटा पर। तो बताइए बी का सी से कितना कोण हो जाएगा, बी का सी से भाई यहां से यहां तक का एंगल कितना है, ए और बी क्रोसित स्थिति में है, तो यहां से यहां तक का पूरा एंगल 90 है, ये हमने थीटा मान लिया। तो ये कितना बचा, सिंपल सी बात है, ये बचा 90 माइनस थीटा। बात समझ में आ गई बच्चों। इसे आप यहां पर भी दर्शा सकते हो, देखो ए की ध्रुवण दिशा ये रही, सी की ध्रुवण दिशा ये रही, है ना, ये सी की ध्रुवण दिशा है। अब ए और सी के बीच में आप एंगल कितना देख रहे हैं, ये है थीटा मान लिया हमने, ठीक है। तो ये वाली
ये अब देखो B की ध्रुवण दिशा ये रही, C की ध्रुवण दिशा ये रही, तो ये कितना बचा बच्चों, क्योंकि पूरा ये यहां तक का 90 था, तो ये बचेगा बेटा 90 माइनस थीटा। तो मैंने आपको दोनों प्रकार से चित्रों में यहां पर भी और यहां पर भी ये बात समझा दी। ठीक है, अब ये कह रहा है इस थीटा का मान कितना हो कि B से निर्गत तीव्रता A पर आपतित तीव्रता की 1/32 हो। तो इसे सोल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हल करते चलेंगे। पहले अध्रुवित प्रकाश गिरेगा A पर, A से निकलेगा फिर गिरेगा C पर, फिर C से निकलेगा फिर गिरेगा B पर। ठीक है, तो पहले A पर डालते हैं हम अध्रुवित प्रकाश को, देखिए क्या होगा। मेलस का नियम लगाइए पोलेराइड A के लिए, पोलेराइड किसके लिए बच्चों, A के लिए। मेलस का नियम होता है क्या, I बराबर I0 कोस स्क्वायर थीटा। हमने पढ़ रखा है जब अध्रुवित प्रकाश किसी एक पोलेराइड पर गिरता है तो उससे निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित तीव्रता की आधी रह जाती है। ठीक है, जब अध्रुवित प्रकाश किसी एक पोलेराइड पर गिरता है तो उस पोलेराइड से निर्गत तीव्रता आपतित तीव्रता की आधी रह जाती है। इसका डेरिवेशन भी आगे को कहीं पर आएगा, वहां पर मैं इसको प्रूव कराऊंगा, फिलहाल आप इसको याद कर लें। ठीक है, तो जब इस पर अध्रुवित गिरेगा तो इससे निकला, इससे निकलने के बाद तीव्रता जो है ये भाई इसको अध्रुवित को क्या करेगा, ध्रुवित बना देगा, और ध्रुवित बनाने पर जो इससे निर्गत तीव्रता होगी, A से निर्गत तीव्रता, वो कितनी हो जाएगी, आपतित तीव्रता की आधी हो जाएगी, I0/2। इसको मैं मैथमेटिकल तरीके से यहां पर प्रूव भी कर सकता हूं। कैसे, देखिए I का सूत्र होता है I0 कोस स्क्वायर थीटा, और हम किस पर देख रहे हैं, A से निर्गत, तो IA लिख दो, IA इक्वल टू I0 कोस स्क्वायर थीटा। इट मीन्स ये हो जाएगा IA बराबर, अब देखिए A पर आपतित तीव्रता ये तो I0 ही है, और कोस स्क्वायर थीटा एक पूर्ण चक्र के लिए है ना, इसके एक पूर्ण वेक्टर कंपनों के लिए, पूरे चक्कर के लिए इसका मान कोस स्क्वायर थीटा का मान 1/2 होता है। तो इट मीन्स A से निर्गत तीव्रता कितनी होगी, I0/2। तो A से कितना प्रकाश बाहर निकला, I0/2। अब ये किस पर गिरा, C पर गिरा, फिर C से निकलेगा किस पे गिरेगा, B पर। तो पहले अब C से देखो, पोलेराइड C के लिए स्टेप बाय स्टेप हल करते चलेंगे। ठीक है, 5 नंबर का सवाल है, थोड़ा टाइम तो लेगा ही, समझने में टाइम लेगा। ठीक है, एक बार समझ जाओगे तो आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर दोगे। तो पोलेराइड C के लिए अब A से निकला किस पर गिरा, C पर गिरा, तो C से निर्गत तीव्रता फिर यही लगाइए, I बराबर क्या सूत्र होता है, I0 कोस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देने वाली बात है भाई, हम किससे देख रहे हैं अब, जा C के लिए, तो C से बाहर निकलेगा। C पे कौन सा प्रकाश आया, जो A से निकला, C पर कौन सा प्रकाश आया जो A से निकला, तो यहां पर IA कर दो। बताइए ये बात क्लियर हुई क्या भाई, C पे कौन सा प्रकाश आ रहा है, जो A से बाहर निकला वो C पर आ रहा है, और A से बाहर कौन सा प्रकाश निकला, A से बाहर निकला IA, तो यहां पर IA आ गया, कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा। ठीक है, थीटा ये है, ये एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चों IC बराबर, अब इस लाइन को आपको ध्यान से समझना है, IA अभी बताया था A से कितना प्रकाश बाहर निकला है, I0/2, क्योंकि जब अकेले पोलेराइड पर गिरेगा प्रकाश तो वो तीव्रता को आधा कर देता है, तो A से निकला I0/2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दो। ठीक है, C से इससे इतनी तीव्रता का प्रकाश बाहर निकल रहा है, इससे इतनी तीव्रता का प्रकाश बाहर निकल रहा है, ये IC हो गया। अब C से बाहर निकला किस पर गिरा, B पर, तो अब B के लिए लेंगे, पोलेराइड B के लिए, पोलेराइड B के लिए फिर ये लगाओ भाई, क्या फॉर्मूला होता है भाई, I बराबर I0 कोस स्क्वायर थीटा से, यहां पर थीटा की जगह थीटा डैश, ये वाला एंगल थीटा डैश मान लो। अब वैल्यू रखो बच्चों, अब ध्यान से देखना, किसके लिए देख रहे हैं, B के लिए, तो यहां पर IB कर दो, B से निर्गत, और B पर कौन सा प्रकाश आया जो C से निकला, B पर कौन सा प्रकाश आया जो C से निकला, तो यहां पर I0 की जगह क्या कर दोगे, IC कर दो। B पर कौन सा प्रकाश आया जो C से निकला, C से कौन सा निकला था, IC, तो यहां पर IC कर दिया है ना, B से निर्गत IB, IB बराबर IC इंटू कोस स्क्वायर थीटा डैश। वैल्यू रखिए बच्चों, IB की जगह क्वेश्चन में दिया है कि जो B से निर्गत तीव्रता है वो A पर तीव्रता की 1/32 टाइम्स है।
अर्थात आई बी बराबर है आई जीरो का 1/32। तो आई बी के रिप्लेस आप लिख सकते हो आई जीरो बटे 32 इज इक्वल टू आई सी की वैल्यू आप यहां से रख दो बच्चों। आई सी की वैल्यू कितनी है, आई जीरो बाई 2, ठीक है, इंटू कोस स्क्वायर थीटा। देखिए ध्यान से, आई सी का मान यहां से समीकरण फर्स्ट से रख दिया। इस बात को मैं लिख देता हूं, समीकरण फर्स्ट से किसका मान रखा, आई सी का मान रखने पर, ठीक है। इससे फर्स्ट से आई सी का मान रख दिया, कितना था आई जीरो बाई 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और इंटू में अभी ये भी है भाई कोस स्क्वायर थीटा डैश। थीटा डैश की जगह आप कितना एंगल लिखोगे, 90 माइनस थीटा, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब देखो ये हो जाएगा आई जीरो से आई जीरो कैंसिल, ठीक है। अब कितनी बार कैंसिल, एक बार, तो इधर तो रह जाएगा 1 इज इक्वल टू इस 32 को इधर ले आइए, 32/2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये 2 से काट लो, 16 बार कट जाएगा, 16 दूनी 32, तो ये आ गया बच्चों 1 इज इक्वल टू 16 इंटू कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। बताइए यहां तक समझ में आया क्या बेटे, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, सबके क्लियर हो रहा है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इधर कर रहा हूं मैं। अब इसको आप होल स्क्वायर बना दो, ये 1 इक्वल टू है ना, यहां 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 का वर्ग हो जाएगा, और ये किसका है, ये पूरा है 4 इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर। बताओ ये बात समझ में आई क्या, इधर हमने लिख दिया 1 का होल स्क्वायर और उधर लिख दिया 16 किसका है, 4 का, तो 4 इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर से होल स्क्वायर खत्म। तो ये आ गया बच्चों 1 इक्वल टू, ये जो 4 है इसे टुकड़ों में लिख दो, 2 दूनी 4 ऐसे लिख दो इसको, 2 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 दूनी 4, और इंटू ये जू का 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए ये कुछ बन गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा, और 2 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री, तो ये हो गया साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। आप देखते हैं बच्चों साइन से साइन कैंसिल, तो ये आ गया 2 थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, या थीटा इज इक्वल टू 30/2 है ना, 2 डिवाइड में 2 से कट गया 15 बार, तो ये आ गया बच्चों थीटा बराबर 15 डिग्री। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो बीच में हमने पोलेराइड रखा था C, उसको A से है ना, A की ध्रुवण दिशा से कितने एंगल पर रखना होगा, 15 डिग्री पर। यदि हम C को A की ध्रुवण दिशा से 15 डिग्री पर रख दें तो B से निर्गत तीव्रता A पर आपतित तीव्रता की 1/32 गुना होगी, ठीक है। तो कितने एंगल पर रखना होगा, 15 डिग्री पे। बताइए समझ में आ गया क्या। अगर अभी भी कुछ कम समझ में आया ये क्वेश्चन, तो इस वीडियो की स्पीड को 2 गुना करके आप एक बार और देख लें, ठीक है, आपके क्लियर हो जाएगा। अब इससे आगे का जो अथवा में है वो हम अगले लेक्चर में लेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।